गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर, गुड मॉर्निंग राजस्थान। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं। आपको हर समय नए प्रोडक्ट, नए मार्केट आउटलुक, नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अवेलेबल है मिस्टर त्यागी साहब, जो यूटीआई म्यूचुअल फंड के अंदर एचओडी है, हेड ऑफ इक्विटी है। कैरियर स्टार्ट किया था एज ए रिसर्च एनालिसिस्ट, 2000 से स्टार्ट किया वर्क, और ड्यू से पास आउट है, सीएफए और एमसीए इनके पास डिग्री है, एमएफसी डिग्री है, मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल, और सीएफए चार्टर्ड फाइनेंस एनालिसिस। तो सुपर रिच एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर फंड मैनेजमेंट में जाने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सर ने क्रॉस करते हुए आज की डेट में लगभग 15 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। रिच रिजल्ट्स है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिटर्न्स मिल रहा है इक्विटी स्कीम्स के अंदर, एचओडी है। तो मैं वेलकम करता हूं त्यागी साहब का। वेलकम इनटू द एसएलएम वीडियो सीरीज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। त्यागी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको रिच एक्सपीरियंस है, आई विटनेस है लास्ट 25 ईयर्स ऑलमोस्ट का, और इंडियन इक्विटी मार्केट ने सुपीरियर रिटर्न दिया 22 साल, 42 ईयर्स की हिस्ट्री देखे 1979 से लेके, तो लगभग 15-16% सीएजीआर के रूप में रिटर्न दिया है। आने वाले कोई भी इन्वेस्टर अगर 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है वाया इक्विटी, इसके अंदर भी स्पेसिफिकली एमएफ, जहाँ पे ह्यूज रिसर्च है, ह्यूज सेबी के बाउंडेशन से, रेगुलेशन से, एवरीडे बैलेंस शीट एनएवी के रूप में तैयार होकर इन्वेस्टर को सेबी की वेबसाइट और अलग अलग वेबसाइट्स पे रिप्रेजेंट होती है। तो आपका क्या व्यू है सर इंडियन इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट को लेके? देखिए, जो बाजार रहते हैं किसी भी मुल्क के हो, हिंदुस्तान के हो, आपने बात करी पिछले 25 साल की, बाजार अपने आप में जो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था है और उस इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है उसी को अपने आप में दर्शाता है। तो स्टॉक मार्केट रिटर्न जो है कहीं ना कहीं एक आईना है हमारी अर्थव्यवस्था का, और अगर ये अर्थव्यवस्था आने वाले दशकों में उसी तेजी से आगे बढ़ती रही जिस तरह से पिछले 2 दशकों में बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं बाजार उसी चीज को आगे भी दर्शाएंगे। तो सबसे पहले मालूम करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, क्या उसकी सेहत ठीक है, आगे भी सेहत अच्छी बनी रहेगी या नहीं। देखिए, इस वक्त हम 5वें सबसे बड़े मुल्क हैं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। ग्रेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमसे पहले है अमेरिका, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर चाइना, फिर उसके बाद जापान, फिर जर्मनी और फिर हिंदुस्तान। और ये फासला हमने 20 सालों में कवर किया है। इससे पहले 20 साल पहले जब हमारी बाजारें खुली थी, अगर आपको याद हो 1991 में, करीबन 3 दशक पुरानी बात है, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। मार्केट्स को जिस तरह से ओपन किया गया, एक तरह से आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया। बहुत सारे बिजनेसमैन आगे आए, उन्होंने अपने व्यवसाय खड़े किए, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ उन्होंने वेल्थ भी क्रिएट करी, क्योंकि ये बहुत सारे बिजनेसेस बाजारों में लिस्ट भी हुए आगे। मैं समझता हूँ ये सिलसिला आने वाले दशकों में भी बदस्तूर आगे जारी रहेगा। हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इस वक्त बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज जैसे कि IMF, उनका ये एक अंदेशा है कि हम शायद अगले 5 से 7 सालों के अंदर अंदर ही विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो उसी चीज को स्टॉक मार्केट भी आगे दर्शाएंगे। हालांकि मेरे लिए कहना मुश्किल है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा अगले 10 साल में, बट मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि जिस तरह से पिछले 10-20 सालों के अंदर मजबूत इकोनॉमी के चलते बाजार मजबूत रहे हैं, उसी तरह अगर आपका दृष्टिकोण और नजरिया कम से कम 5 से 10 साल का है, तो कहीं ना कहीं अगले 5 से 10 साल में भी इकोनॉमी के मजबूत रहने की वजह से बाजार भी मजबूत रहेंगे। उतार चढ़ाव का सिलसिला हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। अगर आपके पास आपकी समय सीमा 5-10 साल या उससे भी अधिक है, तो आपको उतार चढ़ाव से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी एक बहुत मजबूती के फेज और दौर से गुजर रही है, उसके चलते वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे अवसर निवेशकों को मिलेंगे। ग्रेट।
जैसा कि आपने त्यागी साहब बताया कि इक्विटी इज द वंडरफुल एसेट क्लास। 1992 के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था इंडियन इकोनॉमी उसके बाद स्ट्रीमलाइन हुई और डे बाय डे म्यूचुअल फंड या अदर कंपनीज ने मार्केट में प्ले किया। उससे पहले ओनली पब्लिक सेक्टर्स अलाउ थे म्यूचुअल फंड के अंदर। तो समय के अकॉर्डिंग इकोनॉमी ग्रो कर रही है। एमएफ इंडस्ट्री ने सुपर फिनोमिनल ग्रोथ दी है। कुछ समय पहले ही ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इकोनॉमी के बारे में और एमएफ इंडस्ट्री के बारे में कुछ वर्ड्स कहे थे। उसके वीडियोज ऑलरेडी मार्केट में फ्लोटेड है। तो इट इज़ फैंटास्टिकली शोइंग कि आने वाले समय में भी अगर सब चीज़ स्ट्रीमलाइन रही, ऑल्दो म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, इक्विटी बहुत ही रिस्की है, इसके अंदर एक फाइन ट्यून प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे काफ़ी सारे रिसर्च ट्रैकर्स, फंड मैनेजर्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स इज देयर। यहाँ पे सेबी भी काफ़ी स्ट्रांगली रोल प्ले करती है, हर डे वॉचडॉग के रूप में उसको ट्रैक करती है, क्योंकि एक लेमन इन्वेस्टर्स के अंदर स्पीडी ग्रो कर रहा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हार्डली 3% है। अगर किसी दिन 10-15% इंडियन इकोनॉमी के इन्वेस्टर्स इसमें एंटर्ड करते हैं, तो एमएफ को लेके आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फिलहाल वही काम कर रही है जो कि बैंक डिपॉजिट्स और बैंकिंग इंडस्ट्री ने पिछले 70 साल तक किया। अगर आप अपने आप को 20 साल पहले के दौर में लेके जाएं, तो हम सब के पास, मैं कहता हूं आपके और मेरे पिताजी के पास या उनके पिताजी, हमारे दादा के पास एक ही जरिया था कि जो भी आय हुई, खर्चा करने के बाद जो सेविंग्स बची उसको बैंक डिपॉजिट में डाल दिया जाता था। और बैंक डिपॉजिट अपने आप में कोई 8% 10% रिटर्न के आसपास देते थे। लेकिन कभी भी रुझान ये नहीं रहा कि देखिए हम अपने इस सेविंग्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालें। इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी उस टाइम बहुत छोटी थी, जिस तरह से पिछले 20 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने आप में बहुत फैली है, उसके चलते भी लोगों का एक मैं कह सकता हूँ रुझान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ रहा है। और जो बहुत सरल शब्दों में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक, आप मैं कह सकता हूँ कि एक कोर जो जॉब है वो ये है कि निवेशकों को एफडी फिक्स्ड रिटर्न के ऊपर एक विकल्प देना। ग्रेट। और ये विकल्प हम निवेशकों के लिए इसलिए जरूरतमंद है क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप हिंदुस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन व्यवसायों के अंदर निवेश कर सकते हैं। जिस तरह से उन व्यवसायों के अंदर वृद्धि होगी, ग्रोथ आएगी और वो वेल्थ क्रिएट करेंगे, आम निवेशक उस वेल्थ क्रिएशन के भागीदार और हिस्सेदार बन सकते हैं। ग्रेट। तो ये एक विकल्प मैं समझता हूँ बहुत एक बढ़िया चॉइस है निवेशकों के सामने। फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर जरूर पैसा रखें कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आप 5-10 साल तक किसी पूंजी को अलग रख सकते हैं अपने फ्यूचर नीड और रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से हिंदुस्तान के बिजनेसेस के अंदर हिस्सेदार और भागीदार बनना वेल्थ क्रिएशन का, वो मेरे जहन में एक बहुत जबरदस्त विकल्प है। और जैसा कि मैंने कहा, अर्थव्यवस्था अगर अच्छी रहेगी, ग्रोथ के अवसर मिलते रहेंगे, बिजनेसेस अच्छा करते रहेंगे, तो उसी दिशा में म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे। ग्रेट। त्यागी साहब, आपने बताया कि इक्विटी इज द सुपर फिनोमिनल प्रोडक्ट जहाँ पे ऑनरशिप ऑफ द कंपनीज मिलती है, टॉप ग्रोइंग कंपनीज मिलती है, और म्यूचुअल फंड के अंदर भी इक्विटी, डेट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सो मेनी वेराइटीज देयर। और सेबी वॉचडॉग ने समय समय पर इसको क्लासिफिकेशन किया, समय समय पर इसको रेगुलेट किया। तो जो मेरी निगाह में सबसे क्लासिक प्रोडक्ट है फ्लेक्सी कैप, और कोइंसिडेंटली आप ही उस प्रोडक्ट को मैनेज करते हो यूटीआई के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फ्लेक्सी कैप की क्या क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ सेबी और इन टर्म्स ऑफ एक लेमन, क्योंकि सेबी की काफी सारी डेफिनेशन एक लेमन लैंग्वेज के लिए डिफिकल्ट होती है समझना। तो उसी चीज है कि आप इस प्रोडक्ट को बहुत फिनोमिनल ग्रोथ दी है। 2012 से मैंने भी पर्टिकुलर इसका ट्रैक रिकॉर्ड फाइंड आउट किया था, ऑलमोस्ट 5 टाइम इनटू द 10 years, दैट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। ऑल्दो इस ड्यूरेशन के अंदर भी काफी सारे अप डाउन आए, कोविड आई, काफी सारे मार्केट अप रहा, डाउन रहा, काफी बार नेगेटिव रिटर्न दिया, काफी बार पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो इन सभी जर्नी के साथ आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और यूटीआई फ्लेक्सी कैप के बारे में थोड़ी सी डिटेल चाहता हूं मैं आपसे। जी, सबसे पहले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने बहुत सही तरीके से समझाया कि सेबी की अलग अलग कैटेगरीज हैं। एब्सोल्युटली राइट। एक मिड कैप कैटेगरी है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी है, फोकस्ड कैटेगरी, ये सब अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने के लिए सेबी ने कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं। अब जैसा कि मिड कैप कैटेगरी, जो नाम ही अगर आप उसका ध्यान से पढ़ें तो मिड कैप कैटेगरी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा निवेश
मिड कैप कंपनीज के अंदर करना है। राइट। लार्ज कैप कैटेगरी जो है उसके अंदर आपको करीबन 80 से 85% केवल लार्ज कैप कंपनी में करना है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगेन जैसे कि उसका नाम में ही फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप किसी भी तरह की कंपनी में निवेश कर सकते हैं। वो लार्ज कैप भी रह सकती है, वो मिड कैप भी हो सकती है, वो स्मॉल कैप भी हो सकती है। तो एक तरह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो बाउंडेशन, बिल्कुल कोई बंदिशें नहीं है कि भाई आपको पोर्टफोलियो को 80% केवल लार्ज कैप में ही रखना है या 80% केवल स्मॉल कैप में रखना है। यहाँ पे जहां पर भी आपको अच्छी कंपनीज और अच्छे अवसर दिखाई दिए आप वहां जाके निवेश कर सकते हैं। तो ये तो रही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की एक डेफिनेशन। अब आते हैं हम यूटीआई फ्लेक्सी कैप के ऊपर। राइट। यूटीआई फ्लेक्सी कैप के अंदर हमारा एक बहुत सरल प्रयास है। हम निवेशकों को तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहते, साथ के साथ हमारा ये भी मानना है कि अगर आपकी खुद की रणनीति स्पष्ट हो, सरल हो, तो आप निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। फैंटास्टिक। और हमारा ये प्रयास बस यही है कि आप हिंदुस्तान की चुनिंदा कंपनीज ऐसी उठाएं जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी की प्रतीक हों, राइट, जिनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रहे, एब्सोल्युटली, जिनकी बैलेंस शीट बहुत साफ रहे, डेट का उनके ऊपर कुछ भार ना हो, या अगर भार हो भी तो कम से कम भार हो, एब्सोल्युटली, कैश जनरेशन उन बिजनेसेस के अंदर बहुत जबरदस्त रहे। तो ये सब एक मैं कह सकता हूँ क्वालिटी के प्रतीक हैं। तो हम केवल हाई क्वालिटी कंपनीज में ही निवेश करना चाहते हैं। राइट। दूसरी अहम चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि इस कंपनी जिसमें हम निवेश कर रहे हैं उसके पास ग्रोथ के अवसर होने चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। ऐसी कंपनीज में हम निवेश करना चाहते हैं जहां पे हमें लगता है कि ये बिजनेस मान लीजिए 14-15 या उससे ज्यादा ग्रोथ रेट से 14-15% ग्रोथ रेट से आने वाले दशकों में बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में है, वो प्रोडक्ट कैटेगरी क्या कंज्यूमर पसंद कर रहे हैं, किस वजह से इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है और ये ग्रोथ बनी रहेगी या नहीं अगले 5-10 सालों में या नहीं। तो ये दो चीज जो है क्वालिटी और साथ में स्थायी ग्रोथ, ये दो चीजों के मिश्रण से हमारे यूटीआई फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो बनता है। और एक बार जब हम ऐसी कंपनीज का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद हम बहुत ज्यादा दृढ़ता के साथ इन सब कंपनीज में बने रहते हैं। उसके बाद हम ये नहीं देखते कि देखिए किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम उससे निकल के किसी और चीज में चले जाएं। हमारा ये मानना है कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आप उसके हिस्सेदार बन रहे हैं। आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगले 5 साल में ये व्यवसाय कितने प्रॉफिट्स कमा सकता है, क्या ग्रोथ दिखा सकता है, और आपका ये प्रयास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसका स्टॉक प्राइस अगले 6 महीने में क्या कर सकता है। तो स्टॉक प्राइस से अपना ध्यान हटाते हुए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है कि व्यवसाय अगले 5 साल में क्या डिलीवर कर सकता है, कितनी ग्रोथ दिखा सकता है, कितने मुनाफे कमा सकता है। क्योंकि अगर ये चीज रही तो स्टॉक प्राइस अपने आप में, जैसा कि मैंने पहले समझाया, एक आईना होता है। अगर व्यवसाय की गति अच्छी रही और उसके प्रॉफिट्स अच्छे रहे तो अपने आप ही स्टॉक प्राइस भी उसी को दर्शाएगा। त्यागी साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लेक्सी कैप को बताया, डिस्क्राइब किया है कि हम बिजनेस के अंदर कैश फ्लो, उसकी बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग आने वाले समय में क्या ग्रोथ है। ऑलरेडी आपके फंड में वो दिखाई भी दे रहा है कि 10-12 साल में 4 गुना 5 गुना हो गया है। 15-16% से ज़्यादा रिटर्न भी आ रहे हैं। एसआईपी भी 15-16% रिटर्न डिलीवर्ड कर रही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ऑलवेज मैंने इंडस्ट्री में भी ट्रैक किया तो टॉप 5 टॉप 10 में ऑलवेज अवेलेबल है आपका फंड। मैं जानना चाहता हूँ कि जो फ्लेक्सी कैप के अंदर जो आप कॉल ले रहे हो, लार्ज कैप बाइस्ट ले रहे हो, मिड कैप बाइस्ट ले रहे हो, स्मॉल कैप बाइस्ट ले रहे हो? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले सवाल के जवाब में मैंने आपसे कहा था कि फ्लेक्सी कैप के अंदर, जैसा कि उसका नाम खुद में दर्शाता है, कि हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लार्ज में घुसे, मिड में घुसे, स्मॉल में घुसे। एब्सोल्युटली राइट। और इस चीज का, जो कैटेगरी का हम सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं बाय बाइंग बिजनेसेस, उन व्यवसाय को खरीदना जहां पे हमें लगे कि आने वाले 5 सालों में ग्रोथ के अवसर सबसे ज्यादा रहेंगे, प्रॉफिटेबल ग्रोथ के अवसर सबसे ज्यादा रहेंगे। तो हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में हमारा यही प्रयास रहता है कि
हमें ये नहीं सोचना कि हम अपने फंड को लार्ज कैप की तरफ ज्यादा घुमाएं या फिर मिड कैप की तरफ ज्यादा घुमाएं। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि देखिए जो सबसे बेहतरीन बिजनेस है, भले ही वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, हमें उसमें अपना निवेश करना है। और ये कैटेगरी हमको ये पूरा अवसर देती है कि हम कहीं पे भी जाके निवेश कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, जैसा कि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में रहता है या स्मॉल कैप कैटेगरी में रहता है। और वो बंदिश ना होने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि जो व्यवसाय हमें सबसे बढ़िया दिख रहा हो किसी भी समय, हम वहां पे जाके निवेश कर सकते हैं और उसी चीज का हम फायदा अपने फंड में लेते हैं। सुपर। तो आपने इसको पर्टिकुलरली कैटेगरी वाइज नहीं कर रखा है, लार्ज कैप मिड कैप। अल्टीमेटली आपकी जो प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर जो बिजनेस सूट करेगा उस बिजनेस में निवेश करके इन्वेस्टर को उसको एडवांटेज मिलता है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इतनी ब्यूटीफुल है, फंड मैनेजर को फ्रीडम है, सेबी रेगुलेशन अलाउ करता है किसी भी कैटेगरी में जाना, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, और अल्टीमेटली तीन ही कैटेगरी में बेसिक डिवाइडेशन है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि इसके अंदर जो पर्टिकुलर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आज की डेट में काफ़ी बूम पे है, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्री 13,000 करोड़ पे कलेक्शन पे जा चुकी है, और मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ का फिगर भी टच करना कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि 1 डिकेड 2 डिकेड में वी कैन टच दैट पर्टिकुलर फिगर्स। तो आपका क्या ओपिनियन है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर एसआईपी को लेके? और एसआईपी के अंदर ऑलरेडी हम काफ़ी सारे बात बताते हैं, बट आपके मुंह से, आपके स्वर से सुनना चाहते हैं कि एसआईपी की क्या एडवांटेज है और क्यों एक लेमन इन्वेस्टर को एसआईपी करनी चाहिए। ज़्यादा समय नहीं, 1-2 मिनट में आप जितना भी शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर पाए, क्योंकि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका मुझे समय मिला है, ये मेरे लिए खुश नसीब है। देखिए एसआईपी जैसा कि आपने कहा, मैं समझता हूं एक सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है आम निवेशक के लिए बाजारों में घुसने का और बाजारों में बने रहने का, म्यूचुअल फंड के माध्यम से। एब्सोल्युटली राइट। हम में से सबसे पहली चीज जो मैं आपके दर्शकों को और आपके निवेशकों को बताना चाहता हूं कि भले ही मेरा तजुर्बा 22 साल का क्यों ना हो, इन 22 सालों में केवल एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि हम में से कोई भी बाजार का रुख क्या रहेगा उसे नहीं बता सकता। एब्सोल्युटली राइट। और मेरा तजुर्बा केवल 22 साल है, लेकिन वॉरेन बफेट जो विश्व के सबसे बेहतरीन निवेशक हैं, जिनका तजुर्बा करीबन 70 साल है, वो भी यही चीज हमेशा बताते हैं कि देखिए बाजार किस दिशा में जाएंगे, बाजार ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हम में से कोई ये नहीं तय कर सकता। एब्सोल्युटली राइट। और इसी के चलते एसआईपी का एक बहुत बढ़िया एक टूल बनाया गया है निवेशकों को ये बताने के लिए। देखिए कि आप अपने एक डिसिप्लिन के साथ हर माह या हर तिमाही हमेशा बाजारों के अंदर धीरे धीरे निवेश करते रहें। अमाउंट आपको डिसाइड करना है, आपको 5,000 की एसआईपी करनी है या 5 लाख की करनी है। समय भी आपको डिसाइड करना है कि आपको हर महीने करना है या हर 3 महीने में करना है। लेकिन जो बाजारों की दिशा कोई भी हो, लेकिन जो एक डिसिप्लिन है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे धीरे धीरे बाजारों के अंदर अपना निवेश करते रहना है, वो मैं समझता हूं एक सबसे जबरदस्त एक जरिया है आम निवेशकों का बाजारों के अंदर घुसने का और हिस्सेदारी लेने का। तो मैं तो यही कहूंगा कि एसआईपी कैसा भी मौसम रहने दीजिए, हमेशा बने रहना चाहिए। जरूर कई बार बाजारों में ऐसे कुछ घटनाक्रम होते हैं जिसकी वजह से बाजार 10, 15, 20% नीचे गिर जाते हैं। ऐसे समय पे भी आपको एसआईपी का डिसिप्लिन नहीं रोकना है, बने रहना है। ऐसे समय पे हम जरूर निवेशकों को ये बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई लंप सम है, कुछ एक ऐसी पूंजी है ओवर एंड अबव एसआईपी, तो आप बाजारों में निवेश कर सकते हैं। वरना एसआईपी 12 महीने कोई भी मौसम रहने दीजिए, आपको हमेशा जारी रखना है। तो त्यागी साहब, आपने बताया कि ऑल वेदर प्रोडक्ट है, एसआईपी के अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना सुप्रीम है। जब भी मौका मिले चौका लगाना चाहिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में। जब भी आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर प्रोडक्ट सस्ता खरीदा जाता है, बट इक्विटी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महंगा होता है जब भी खरीदा जाता है। तो एब्सोल्युटली आपने बहुत ही फाइन ट्यून और बहुत ही शॉर्ट में आपने एसआईपी के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका कीमती समय दिया हमें, और मैं आपसे लास्ट 2 वर्ड्स चाहता हूं कि ऐसी एक कोई स्पेशल टिप्स देके जाइए जिससे इन्वेस्टर का सुप्रीम वेल्थ बने, स्पेसिफिक इन म्यूचुअल फंड और एसआईपी के लिए। देखिए एक ही टिप है, वो ये है कि बाजारों के अंदर उसका रुख क्या रहने वाला है, आपको ये मालूम करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि देखिए मैं कितने समय तक बाजारों में बना रह सकता हूँ। जितना समय आप बाजारों में बने रहेंगे, 5 साल से ज्यादा बेहतर है कि आप 10 साल बने रहें, 10 साल से बेहतर है कि आप 15 साल बने रहें, 15 साल से बेहतर है कि आप 25 साल बने रहें। तो आपको अपने आप में
बाजारों में ज्यादा से ज्यादा समय बने रहना है, तभी जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग वो जाहिर होता है, और उस कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। तो केवल मैं यही निवेशकों को बोलना चाहूंगा, राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और उस प्रोडक्ट में लंबे समय तक बने रहें। बाजारों के उतार चढ़ाव के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, ये हमेशा से होते आए हैं, आगे भी बने रहेंगे। वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंपाउंडिंग का होना बहुत जरूरी है, और कंपाउंडिंग होने के लिए आपको समय जो बिताना है वो लंबे से लंबा होना जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और बहुत ही सुप्रीम जानकारी दी है। इन्वेस्टर को मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है, लंबा समय देना है, तो वेल्थ बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और इंडियन इकोनॉमी बहुत ही सुप्रीम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.